मेरी प्रेग्नेंट बहन ने जब आखिरी दिन चल रहे थे तभी उसने मुझे अपना ख्याल रखने के लिए अपने साथ बुला लिया। तभी मेरी बहन के पति ने मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। मैंने डर कर यह सब मामला मेरी बहन को बता दिया, लेकिन मेरी बहन बोली, तुम्हें यह सब करना ही होगा वरना अच्छा नहीं होगा। उसके बाद जो भी उसने मुझसे कहा यह सुनकर तो मेरे पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई, क्योंकि दूसरे के दिए घाव इतनी तकलीफ नहीं देते जितने अपनों के दिए घाव देते हैं। यह कहानियाँ आपके रोंगटे खड़े कर देगी कि किस तरह मेरी बर्बादी के पीछे कोई दूसरा नहीं था। हम दो बहनें थीं और मेरी बड़ी बहन रश्मि की शादी उस वक्त मैं सिर्फ 12 साल की थी। हम दोनों बहनों की उम्र में बहुत ज़्यादा फ़र्क था, लेकिन रश्मि दीदी मेरी इकलौती बहन थी। उसकी शादी के वक्त मैं रो रो कर बुरा हाल हो गया था। मेरे जीजा कमल ने मुझे उस सब के बाद प्यार से अपने पास बैठाया और मेरा हाथ पकड़ कर कहने लगे, नीलू रोने की क्या बात है, साली आधा घरवाली होती है, तुम्हारा जब भी दिल चाहे हमारे घर चली आना। उनकी यह बात सुन के तो मैं खुश हो गई। दीदी शादी करके दूसरे शहर गई। कमल जीजू कहने लगे कि तुम अपनी बहन के पास आओगी, मैं खुद तुम्हें अपने शहर घुमाऊंगा। दीदी तो विदा होकर चली गई, लेकिन मेरे दिल में अरमान जाग उठा कि मैं कब अपनी बहन के घर जाऊंगी और खूब मज़े करूंगी। दीदी की शादी को 2 साल हो गए थे, लेकिन मैं उनके शहर नहीं जा सकी। पूरे 2 साल बाद दीदी ने हमारे घर का चक्कर लगाया और कमल जीजा भी उनके साथ ही आए थे। वह बहुत ही अच्छे और मोहब्बत करने वाले थे। जितने दिन वह हमारे घर रहे हर वक्त मेरे आगे पीछे रहते और मेरा बहुत ख्याल भी रखते। मेरे लिए बहुत सारे गिफ्ट लाए थे। मेरा कोई भाई नहीं था, इसलिए मुझे उनके साथ लगाव भी हो गया। 1 हफ्ता हमारे साथ बिताकर दीदी वापस अपने ससुराल चली गई थी। 2 महीने बाद ही कि दीदी का फ़ोन आया। उन्होंने बताया कि वह प्रेग्नेंट हो गई है और यह खबर सुनकर तो मैं मम्मी पापा बहुत खुश हुए। बहुत दिन बाद हमारे घर में ऐसा कोई खुशखबरी आई थी, लेकिन रश्मि दीदी बहुत ज़्यादा परेशान थी और वह मम्मी से कह रही थी कि वह अकेले दूसरे शहर में इस हाल में नहीं रह सकती, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा उल्टियाँ हो रही है और डॉक्टर ने उन्हें आराम करने को कहा है। यह सुनकर मम्मी भी ज़्यादा परेशान हो गई। मेरी बड़ी बहन, मैं तो मम्मी की जान बसती थी। मम्मी ने उसे हमारे घर आकर रहने को कहा तो वो कहने लगी कमल उसे छोड़ने को तैयार नहीं है। अगर रश्मि दीदी यहाँ आ गई तो कमल जीजा का और उनके पिता का बहुत परेशानी होती है। वैसे भी 1-2 महीने की बात नहीं थी, अभी तो पूरे 9 महीने बाकी थे। दीदी की बात सुनकर मम्मी ने कहा, तुम फिक्र ना करो, मैं नीलू को तुम्हारे पास भेजती हूँ। बहन के आने से तुम्हारा दिल भी बहल जाएगा और यह तुम्हारे घर के कामकाज में मदद भी कर देगी। मम्मी की बात सुनकर दीदी बहुत खुश हुई और कहने लगी, नीलू को अकेला ना भेजना, मैं कमल को उसको लेने के लिए भेजूंगी। मैं तो कब से इस मौके की तलाश में थी और न जाने कितनी बार दुआ मांग चुकी थी, इसलिए फ़ौरन खुशी खुशी अपना सामान बांधा। और वैसे भी मौसी बनने की खुशी तो कुछ अलग ही होती है। 2 दिन बाद ही जीजा मुझे लेने के लिए आए और मैं उनके साथ अपनी बहन के पास दूसरे शहर आ गई। दीदी के ससुराल में सिर्फ उनके ससुर और कमल जीजू थे, इसलिए मुझे यहाँ रहने में कोई परेशानी नहीं होने वाली थी। दीदी के ससुराल में सास ननद की कोई झंझट नहीं थी। दीदी मुझे देखकर बहुत खुश हुई थी। उसने पहले तो मेरे पसंद का खाना बनाकर रखा था, मुझे रहने के लिए अपने सामने वाला कमरा भी दे दिया था। मुझे दीदी के ससुर का रवैया कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। वह बिस्तर पर पड़े एक बीमार आदमी थे। मुझे देखकर अजीब अजीब बातें करने लगे। उनकी बातें मेरी समझ से बाहर थी। दीदी मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने कमरे में ले गई और कहने लगी कि ये उनके ससुर बहुत सालों से बीमार हैं, इसलिए अक्सर उल्टी सीधी बातें करते हैं। आगे उनके कमरे में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। दीदी के ससुर उनकी शादी में भी नहीं आए हुए थे। कमल जीजू का रिश्ता पापा के किसी दोस्त ने दीदी से करवाया था। मेरी उनके ससुर से पहली मुलाकात थी और सच तो यह था कि मैं उनके ससुर से मिलकर बहुत डर गई थी। मुझे दीदी के घर आए 2 दिन ही हुए थे। मैं दोबारा उनके ससुर के कमरे में नहीं गई। कमल जीजा मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखते थे और दीदी की तबीयत ठीक न होने की वजह से वह ज़्यादातर बिस्तर पर लेटी ही रहती थी। सारा घर में संभाल लिया था, लेकिन फिर एक दिन ऐसा कुछ हुआ कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। रात को खाने के बाद किचन साफ करके मैं अपने कमरे में आई
तो मैंने सोचा कि नहा धोकर सोती हूँ। गर्मी बहुत ज़्यादा थी और पसीना पसीना हो रखी थी। मैं नहाने के लिए अपने कमरे से वॉशरूम में आ गई तो कुछ ही देर में मुझे एहसास हुआ जैसे कोई मुझे देख रहा हो। मैंने उस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया और मेरा वहम था। यह मेरा वहम है, लेकिन अचानक ही मेरी नज़र रोशनदान पर पड़ी तो मेरे होश उड़ गए। वह कोई साया या मुझे नज़र नहीं आया था और मुझे यकीन हो गया कि कोई चुप चुप करके मुझे देख रहा था। यह बात मेरे होश उड़ा देने वाली थी। मैंने जल्दी से अपने कपड़े पहने और भागते हुए कमरे से बाहर निकली। दीदी के कमरे में पहुंचते तो वहां दीदी और जीजा आराम कर से एक साथ बिस्तर पर लेटे थे। मैं उनको जल्दबाजी में कमरे का दरवाज़ा लगाना भी भूल गई थी और अब उन दोनों के एक साथ देखकर मुझे शर्मिंदगी का एहसास हो रहा था। जीजा उठकर बैठ के कहने लगे, नीलू अंदर आ जाओ, दरवाजे पर क्यों रुकी हो? मुझे समझ ही नहीं आया कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं उन्हें कैसे बताती कि मुझे किसी का साया महसूस हुआ है। मैंने यूं ही बात बना ली कि दीदी से दूध का पूछने के लिए आई थी। दीदी कहने लगी कि तुम जाकर आराम करो, अब बाकी का जो भी काम होगा मैं कमल से कह दूंगी। मैं अपने कमरे में वापस आने लगी तो मेरी नज़र दीदी के ससुर पर पड़ी, जो बाहर घूम रहे थे और मुझे ही देख रहे थे। मुझे बहुत अजीब सी नज़रों से देखते हुए कहने लगे, तुम बहुत खूबसूरत हो, अपना ख्याल रखा करो। उनकी यह बात सुनकर मुझे गुस्सा आ गया। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वह मुझसे इस तरह बात की कोई बात कर सकते हैं। मैं घबराकर तुरंत ही अपने कमरे में चली गई और सारी रात यूं ही जागते जागते गुजार दी। दीदी ने तो कहा था कि उनके ससुर बीमार हैं और वह कमरे से नहीं निकलते, तो फिर इतनी रात को हॉल में क्या कर रहे थे? यह बात मुझे बहुत अजीब लगी थी। मुझे बहुत ही ज़्यादा बेचैनी हो रही थी। वहाँ जो मैंने रोशनी देखी थी वह मेरा वहम था या हकीकत? कोई मुझे देख रहा था, कहीं वह दीदी के ससुर तो नहीं थे? इस सवाल ने मुझे परेशान करके रख दिया था। मेरी सारी रात आंखों ही आंखों में गुजर गई थी। अगले दिन सुबह कमल जीजू ऑफिस जाते हुए कहने लगे, नीलू मैं शाम को जल्दी आ जाऊंगा और तुम्हें शॉपिंग के लिए बाजार ले जाऊंगा, तुम शाम को तैयार रहना। और यह कहते कहते अचानक ही करीब आकर मेरे गाल पर हाथ फेरा और ऑफिस के लिए निकल गए। उनके इस अंदाज पर मैं चौंक गई। दीदी भी पीछे खड़ी थी, कहने लगी, कमल तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तुम भी उनका ख्याल रखने की कोशिश किया करो, क्योंकि आजकल मैं उनका ख्याल नहीं रख पा रही हूँ, बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। दीदी की बात सुनकर मैंने कहा, आप फिक्र ना करें, मैं कमल जीजू का ख्याल रखूँगी। शाम को मैं अच्छी तरह तैयार हो गई तो कमल जीजू मुझे शॉपिंग के लिए ले गए। उन्होंने दीदी से कहीं ज़्यादा मेरे लिए शॉपिंग कर दी थी। मैं बहुत खुश थी, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि मेरी ये खुशी बस कुछ ही दिनों की मेहमान है। उस रात मैं थक कर लेटी हुई थी और खाना खाते ही अपने कमरे में जाकर लेटकर सो गई। आधी रात को अचानक ही लाइट चली गई और गर्मी की वजह से मेरी आँख खुली तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे बिस्तर पर कोई मौजूद हो। कमरे में अंधेरा था, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और फिर अचानक ही कोई मेरे कमरे में आना शुरू कर दिया। मेरा दम घुटने लगा था, मैं चीख भी नहीं सकती थी। लेकिन जब मुझे एहसास हुआ कि मेरे साथ कुछ गलत होने वाला है तो मैंने अपनी पूरी जान लगाकर उससे जोरों से धक्का मारा। उसे शायद मुझसे इस धक्के की उम्मीद ही नहीं थी। एकदम ही पीछे हटा तो फिर भागकर कमरे से निकल गई। मुझे अब तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, अंधेरा बहुत ज़्यादा था, लेकिन मैं दीवार के सहारे दीदी के कमरे में पहुंची। वहां जाकर मैंने दीदी को आवाज़ दी तो वो कहने लगी, नीलू तुम परेशान ना हो, कमल अभी अभी लाइट देखने के लिए गए हैं। अक्सर हमारे घर का लाइट कट हो जाता है, कमल जल्दी ठीक कर देंगे। दीदी ने अपने मोबाइल फ़ोन का टॉर्च जला दिया। मेरे पास तो मोबाइल भी नहीं था। मैं दीदी के पास ही बैठकर रोने लगी। थोड़ी देर बाद लाइट आ गई। वह कहने लगी, तुम भी बहुत पागल हो, जरा से अंधेरे से घबरा गई हो, मेरा ख्याल कैसे रखोगी? दीदी की यह बात सुनकर मैंने कहा, ऐसी बात नहीं है, मेरे कमरे में कोई मौजूद था इसलिए मैं डर गई थी। मेरी बात सुनकर वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। कमल मेरे साथ कमरे में ही थे और मेरे ससुर तो कमरे से निकलते ही नहीं। अंधेरे की वजह से तुम डर गई होगी।
और कोई बात नहीं है। मुझे समझ नहीं आया कि दीदी को किस तरह मैं यकीन दिलाऊं कि मेरे कमरे में कोई मौजूद था, लेकिन वह कौन हो सकता है, यह बात मुझे समझ नहीं आई थी। अगर कमल जीजू होते, लेकिन वह तो दीदी के साथ थे, लेकिन फिर मेरे साथ कमरे में कौन था? लेकिन अभी तो कमरे में किसी की मौजूदगी का एहसास है। मैं पूरी तरह डर चुकी थी। मेरे दिमाग में रहकर दीदी के ससुर का ख्याल आ रहा था। लाइट ठीक करके कमल जीजू कमरे में आए तो मुझे देखकर कहने लगे, देखो रश्मि, मैं तुम्हें पहले ही कहा था कि ये नीलू अंधेरे से घबरा जाएगी, इसके पास चली जाओ। दीदी जीजा से कहने लगी, बहुत अंधेरा था, मैं अगर गिर पड़ जाती तो मुझे क्या मालूम था कि यह इतनी डर जाएगी। मैंने उन दोनों से कहा कि आप परेशान न हो, मैं ठीक हूँ। अब मैं अपने कमरे में जाकर सोती हूँ। मैं दीदी से ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मम्मी ने मुझे मना किया था कि डॉक्टर ने दीदी को टेंशन देने के लिए मना किया है। मैं डरते डरते वापस कमरे में आ गई और दरवाज़ा लॉक करके बिस्तर पर लेट गई। नींद तो नहीं आ रही थी। मैं सोच रही थी किसी न किसी बहाने इस घर से लौट जाऊं। जो भी था वह मेरा वहम नहीं था। इस बात का मुझे अच्छी तरह यकीन हो गया, क्योंकि मेरी तन्हाई का कोई भरपूर फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा था। अगले दिन कमल जीजू किसी काम से थोड़ी देर के लिए दोपहर के बाद ऑफिस से घर लौट कर आए। उस वक्त दीदी दवाई खाकर अपने कमरे में गहरी नींद सो रही थी। घर के किचन में खाने की तैयारी कर रही थी। कमल जीजू किचन में चले आए और मुझे पीछे से पकड़कर अपनी बाहों में जकड़ लिया। मुझे उनके इस व्यवहार की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। मैं हड़बड़ाकर खुद को उनसे छुड़वाने की कोशिश करने लगी। मेरी आवाज़ गले में ही दम तोड़ गई थी और मैं कुछ कह भी नहीं सकती थी, मगर कमल ने मुझे छोड़ने के बजाय मुझे और कस के पकड़ लिया और कहने लगी, तुम इतनी खूबसूरत हो, तुमसे नज़र हटाने का दिल नहीं करता। बहुत मुश्किल से मैंने खुद को उनसे छुड़वाया और किचन से अपने कमरे में भाग गई तो कमल कहने लगे, तुम नहाते हुए भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। मेरे मोबाइल में तुम्हारी वीडियो है। जीजा ने यह कहने से मेरी सांस रुक गई थी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वह इस कदर घटिया इंसान होंगी। मैंने रोते हुए जीजा की तरफ देखा तो वो कहने लगी, मैं बस प्यार मोहब्बत की बात करना चाहता हूँ। जैसे ही मेरी तरफ कदम बढ़ाया, मैं भागते हुए अपने कमरे में चली गई और खुद को लॉक कर दिया। मैं डर से कांप रही थी। मैंने जीजा का जो रूप आज देखा था, उससे पहले कभी नहीं देखा था। मैं तो उन्हें भाई की तरह समझती थी, लेकिन वह तो मेरी इज्जत के दुश्मन निकले थे। पता नहीं कैसे कब उनकी नज़र मुझ पर थी और मैंने गौर भी नहीं किया था। कमल जीजू बस कुछ वक्त के लिए ऑफिस से घर आए थे, इसलिए वापस चले गए थे और मैंने सोच लिया था कि अब मैं एक पल भी यहाँ नहीं रुकने वाली। शाम के वक्त जब दीदी अपने कमरे से उठकर मेरे पास आई तो उस वक्त मेरी आंखें रो रो कर सूज चुकी थी। वह परेशान से पूछने लगी कि क्या हुआ, किस बात से तुम इतना रो रही हो? मैंने दीदी से छुपाया, क्योंकि उनकी हालत ऐसी नहीं थी कि मैं जीजा के बारे में इतनी बड़ी बात उन्हें बता सकूं। मैंने रोते हुए कह दिया कि मुझे मम्मी पापा की बहुत याद आ रही है और मैं घर वापस जाना चाहती हूँ। मेरी बात सुनकर दीदी मुझे गले से लगाया और कहने लगी, इतनी जरा सी बात पर तुमने रो रो कर अपनी आंखें सुजा ली। तुम फिक्र ना करो, शाम को ही मैं कमल के साथ तुम्हें वापस भेज दूंगी। जीजा के साथ एक शहर से दूसरे शहर सफ़र का सुन तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने दीदी से कहा कि पापा मुझे लेने के लिए आएंगी, मैं पापा के साथ ही जाऊंगी। दीदी कहने लगी, ठीक है, अच्छी बात है, इस तरह मैं भी पापा से मुलाकात कर लूँगी। दीदी की बात सुनकर तो मैं खुश हो गई और दीदी जैसे ही इस कमरे से उठकर अपने कमरे में गई तो उनको ज़ोर से चीखने की आवाज़ आई। मैं फ़ौरन दीदी के कमरे की तरफ भागी तो देखकर मेरे होश उड़ गए। दीदी बिस्तर के पास गिरी हुई थी और अपना पेट पकड़कर ज़ोर ज़ोर से चीख रही थी। मैंने दीदी को उठाकर बिस्तर पर लिटाया और बहुत देर तक उनके पास बैठी रही। उनकी यह हालत मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही थी। मैंने दीदी से कहा कि अब डॉक्टर के पास ही चलते हैं, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया और मेरा हाथ पकड़ कर कहने लगी, नीलू, तुम मुझे छोड़कर ना जाओ। इस हालत में मैं अकेली नहीं रह सकती। आज तो तुम थी जिसके कारण मुझे उठाया और मेरा ख्याल किया।
लेकिन तुम्हारे जाने के बाद अगर ऐसा हुआ तो मैं और मेरा बच्चा ऐसे ही मर जाएंगे। दीदी की बात सुनकर मैं बहुत परेशान हो गई। बहुत मजबूरी में मैंने कुछ दिन रुकने का फैसला किया और दीदी से कहा कि आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं आपके साथ हूँ। मेरी बात सुनकर दीदी बहुत खुश हुई और मुझे गले से लगा लिया। जीजाजी वापस आ गए। दीदी ने उन्हें भी बताया कि उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। यह सुनकर कमल जीजू भी परेशान हो गई। मुझे कहने लगे कि जा अपनी दीदी के लिए जूस बना कर ले आओ। मैं किचन में जाकर जूस बना रही थी कि एक बार फिर से कमल जीजू ने मेरे पीछे से आकर किचन में आ गए और ज़बरदस्ती करने लगी। मैंने कमल जीजू को धक्का दिया और गुस्से से कहा, आपको शर्म नहीं आती? आपकी पत्नी की हालत इतनी ख़राब है और आप अपनी साली के साथ ऐसी हरकत कर रहे हैं। जीजा को मेरी बात को कोई असर नहीं हुआ और वह मेरी ओर ज़ोर ज़बरदस्ती करने लगे। मैं ज़ोर ज़ोर से चीखने लगी। मेरी आवाज़ पर दीदी आ गई। मैं इस कदर घबराई हुई थी। दीदी को पूरी बात बताई। मैंने उन्हें जीजा का सारा सच बता दिया। दीदी ने एक नज़र मुझ पे डाली और दूसरी नज़र जीजा पर और उनसे कहने लगी, तुम कैसे मर्द हो तो एक 15 साल की लड़की को भी काबू में नहीं कर सकते। इसने पिछले एक हफ्ते से तुम्हें अकेला नचाया हुआ है और तुम अभी तक कुछ नहीं कर पाई। दीदी की बात सुनकर तो मेरे कदमों तले से ही ज़मीन निकल गई। मैंने रश्मि दीदी से पूछा कि आप क्या कह रही हैं? दीदी के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आई और वह मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने साथ अपने कमरे में ले गई। मैं हैरानी से दीदी को देख रही थी। दीदी ने मुझे अपने पास बिठाया और मेरे बालों पर हाथ रखकर कहने लगी, देखो नीलू, मेरी बात गौर से सुनो। मैं कमल का सारा सच जानती हूँ, लेकिन जो कुछ कमल तुमसे चाहता है तो वह तुम्हें करना ही होगा। मैं गुस्से से उठकर खड़ी हुई और मैंने जल्दी से कहा कि आप कैसी बात कर रही हो? आप नहीं जानती हो? क्या आप क्या कह रहे हो? आपके पति हैं, वो मुझे इस्तेमाल करना चाहते हैं, मेरे साथ गलत काम करना चाहते हैं। आप कैसे इस इंसान के साथ ज़िंदगी गुजार सकती है? क्योंकि आपके प्रेग्नेंट होने के बाद भी आपकी बहन पर नज़र जमाए बैठे हैं। वह आपको और आपके बच्चे को सारी ज़िंदगी क्या देगा? मेरी बात सुनकर दीदी कहने लगी, तुम कमल के साथ वो सब कुछ करना होगा जो वह तुमसे चाहते हैं, वरना वह कभी बाप नहीं बन सकेगा। दीदी की बात सुनकर मैंने कहा, आप कैसी बातें कर रही हो? आप पेट से हैं और जीजा बाप नहीं बन सकता। मतलब सुनकर दीदी जोरों से हंसी और कहने लगी, ना ही मैं गर्भवती हूँ और ना ही कभी माँ बन सकती हूँ। मुझे कुछ ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से मैं कभी भी माँ नहीं बन सकती हूँ। इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया था ताकि तुम यहाँ आकर मुझे और कमल को एक बच्चा दे सको। कमल किसी और का बच्चा गोद नहीं लेना चाहते हैं, उन्हें अपना बच्चा ही चाहिए और इसके लिए मेरे पास इससे ज़्यादा आसान रास्ता नहीं था। मैं किसी और औरत को अपना सौतन बनाकर नहीं लाना चाहती थी, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया ताकि तुम यहाँ आकर मुझे और कमल को एक बच्चा दे सको। इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं इस काम के लिए तुम्हें कुर्बान कर दूँगी। वैसे भी तुम मेरी सगी बहन तो हो नहीं। मैं कमल से बहुत मोहब्बत करती हूँ और उसे किसी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहती। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम गर्भवती हो जाओ और मेरी और कमल की ज़िंदगी में बच्चे की कमी पूरी कर दो। मैं तो अब तक जीजा को अपना दुश्मन समझ रही थी, लेकिन मेरी बहन भी इस गंदे खेल में बराबर हकदार थी। अपना घर बचाने की खातिर मेरी बहन मेरी ज़िंदगी को दांव पर लगा दिया था। मैंने अपनी बहन को आगे हाथ जोड़ दिया और उससे कहा कि मुझे घर वापस भेज दे, लेकिन मेरी बहन ने मेरी एक न मानी और रात के अंधेरे में मुझे अपने पति के बिस्तर पर भेज दिया। मेरे पास बचने की कोई गुंजाइश नहीं थी, क्योंकि मेरी बहन ने मुझे धमकी दे दी, अगर मैंने उसकी बात न मानी तो वह कमल मेरे साथ ज़बरदस्ती करेगा। उसका इल्ज़ाम मैं भी किसी झूठे आशिक के नाम पर डाल देंगे और फिर सारी ज़िंदगी अपनी मम्मी पापा को अपने किरदार की संभाल नहीं दे सकूंगी। मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरी बहन मेरे साथ ऐसा व्यवहार करेगी। मैं जानती थी कि मेरी बहन मेरी सगी बहन नहीं है, लेकिन कभी
ऐसा नहीं सोचा था कि यह फ़र्क हम दोनों के बीच आएगा। यह मेरे गुमान में भी नहीं था। मेरी बहन मुझे खींचते हुए कमरे में धकेलने की कोशिश कर रही थी। मैंने उसे ज़ोर से धक्का दिए और शोर-शराबा करने लगी। मेरी बहन के ससुर कमरे से निकल आए। उन्होंने फ़ौरन ही बीच में आकर मुझे मेरी बहन से छुड़वाया और मेरी बहन और अपने बेटे को धमकी दी, अगर उन दोनों ने मेरे साथ कोई ज़बरदस्ती करने की कोशिश की तो पुलिस को फ़ौरन ही बुला देंगे। जीजू अपने पापा के साथ बदतमीज़ी करने लगे, लेकिन उनके पापा किसी भी हाल में मुझे अकेला छोड़कर पीछे ना हटे और मेरे खातिर अपने बेटे से झगड़ा करके मुझे अपने कमरे में ले आए। वो कहने लगी, बेटा, मुझे पहले दिन से ही शक था कि इन लोगों की नीयत गलत है। अगर मैं तुम्हारी बहन के खिलाफ कुछ कहता तो तुम्हें शायद मुझ पर यकीन नहीं होता। अब जब तुम सब कुछ सच जान चुकी हो तो तुरंत अपने घर वापस लौट जाओ। ये इंसान नहीं है, बल्कि दरिंदे बन चुके हैं। शायद मुझे अपने बेटे की परवरिश में कोई कमी रह गई होगी, जिसकी वजह से आज ये दिन देखने पड़ रहे हैं। मैंने कमल जीजा के पापा को फ़ोन से अपने घर फ़ोन मिलाया और अपने पापा को सारी हकीकत बता दी। अगली सुबह मेरे पापा मुझे लेने आ गए। उन्होंने मेरी बात पर दीदी से हमेशा के लिए रिश्ता ख़त्म कर दिया। पापा को इस बात पर अफ़सोस हुआ कि शायद उनकी परवरिश में कोई कमी रह गई होगी और मैं सोच रही थी कि मेरी कौन सी अच्छाई ने मुझे उनके ससुर ने की इस आवाज़ को सुनकर मुझे बचाने आ गए। इस बात को कई साल गुजर गए हैं। हमारी दीदी के साथ हमारा कोई भी रिश्ता नहीं रहा। एक बात मुझे इस तरह समझ आ गई कि मेरी माँ ने मुझे दीदी के घर रहने के लिए भेजकर बहुत बड़ी गलती की थी और मैंने अपने जीजू को अपना भाई जैसा समझकर बहुत बड़ी भूल की थी। मेरी बहन ने जो कुछ भी मेरे साथ किया, वह बर्दाश्त से बाहर था, लेकिन मैं उससे बहुत प्यार करती थी। वह प्यार भी काबिल नहीं था। यह सब चीज़ दुनिया में अब बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, इसलिए हर कोई अपनी इज्जत को बचा कर रखें। यह एक काल्पनिक कहानी है। इसको आपकी ज़िंदगी में होने वाली किसी भी चीज़ की कोई तुलना नहीं है। आप सभी को यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे पहली अपडेट सबसे पहले आप पर आ जाए। धन्यवाद।